हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम लोग यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का षष्ठम प्रश्न पत्र हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये है प्रथम सेमेस्टर सन 2024 का हिंदी का पेपर। पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है? पहला टा, दूसरा गा, तीसरा झा और चौथा बा। तो देखिए, कंठ का उच्चारण जो है वो का वर्ग में आता है, का, खा, गा, घा। तो इसमें कौन सा है का वर्ग में? गा है, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते हैं? पहला एकमात्रिक, दूसरा द्विमात्रिक, तीसरा त्रिमात्रिक, चौथा अर्धमात्रिक। तो देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक श्रेणी में आते हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, अर्धमात्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से अविकारी शब्द कहलाते हैं? पहला संज्ञा, दूसरा विशेषण, तीसरा क्रिया विशेषण और चौथा सर्वनाम। तो देखिए, विकारी और अविकारी शब्द कहते किसको हैं? विकारी शब्द वो होते हैं जो वचन, लिंग, कारक के अनुसार जिनकी क्रिया बदल जाती है वो विकारी शब्द होते हैं, और जिनकी क्रिया लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलती है तो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो देखिए, इसमें संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम ये सब विकारी शब्द हैं और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पहला मस्तिष्क, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा मस्तिष्क और चौथा मस्तिष्क। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं? पहला अंग, आहा, दूसरा अड़ा, अड़ा, तीसरा यावा, चौथा री और सरा। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो है या वा। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, या वा। तो ये था 5 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, वाचन कितने प्रकार का होता है? नाम उल्लेख करें, मतलब उसका नाम भी लिखें। तो वाचन 2 प्रकार का होता है, एक सरस्वर वाचन, सरस्वर वाचन, सरस्वर, और दूसरा होगा मौन वाचन, और दूसरा होगा मौन वाचन। मौन वाचन। तो वाचन 2 प्रकार के होते हैं, एक सरस्वर वाचन और दूसरा मौन वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है? किन्हीं 2 कारकों का नाम लिखिए। तो देखिए, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या 8 होती है और हमें इसमें किन्हीं 2 कारक का लिखना है। तो पहले का लिख देंगे कर्ता, जिसका चिन्ह होगा ने, और दूसरा कर्म, जिसका चिन्ह हो जाएगा को। अब वैसे 8 है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। आप 8 देख कर जाइए, ताकि कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, अति लघु में, नहीं तो बहुविकल्पीय में, लघु उत्तरीय प्रश्न में कारक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ज्ञ संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों से मिलकर बना है? तो देखिए ज्ञ संयुक्त व्यंजन जो है वो जा और या से मिलकर बना है। तो जा के नीचे हलंत रहेगा और प्लस या मिलाकर होगा ज्ञ। वैसे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, आप चारों का देख कर जाइए। छात्र ज्ञ चारों का, और एक होगा स्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? तो देखिए मौखिक अभिव्यक्ति जो हम बोलते हैं, तो मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत डासन के अनुसार मौखिक कार्य भाषा की नींव तैयार कर देता है, क्योंकि मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा के प्रमुख अंग समान होते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है कि मौखिक अभिव्यक्ति भाषा रूपी व्यक्ति की एक सुदृढ़ कला है। तो ये कहा था डासन ने मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध है? तो देखिए लिपि क्या होती है और ध्वनि क्या होती है? तो लिपि जो है वो भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। और ध्वनि जो होगी, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो ये है ध्वनि की, और दोनों में हमको संबंध बताना है। तो देखिए लिपि और ध्वनि में संबंध बोलने और लिखने का है। जब तक हम बोलेंगे नहीं शुद्ध उच्चारण के साथ, तब तक हम लिखेंगे कैसे? तो इसलिए ध्वनि और लिपि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पढ़ कर जाइए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी में भी पूछ सकता है लिपि से रिलेटेड। और हमारी हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न समोच्चारित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। तो देखिए पहले पर है अनल और अनिल, और दूसरा है सकल और शकल। तो अनल का हो जाएगा आग, और अनिल का होगा हवा। और दूसरा है सकल और शकल। तो सकल का हो जाएगा संपूर्ण, और शकल का चेहरा। सकल का संपूर्ण, और शकल का चेहरा। ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी वीडियो आप लोगों के पास जल्दी पहुंचे। क्योंकि पेपर का भी टाइम बहुत ही कम बचा है, अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है वन और पर्वत शब्द के 5 पर्यायवाची लिखिए। तो देखिए वन के 5 पर्यायवाची शब्द, पहला होगा कानन, जंगल, विपिन, अरण्य, और एक होगा विटप। तो ये हैं वन के पर्यायवाची शब्द। अब देखते हैं पर्वत के। भूदर, भूदर, शैल, अचल, पहाड़, महीदर।
एक हो जाएगा महीधर। तो ये है पर्वत का पर्यायवाची शब्द। वैसे भी किसी भी चीज़ का पर्यायवाची शब्द पूछ सकता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का पर्यायवाची पढ़कर जाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि यही पूछा जाए, और यही रिपीट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर लेखन सिखाने की विधियां बताइए। तो देखिए, प्रारंभिक स्तर पर लेखन सिखाने की विधियां, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होगी पहली अनुकरण विधि। जिसमें बालक शिक्षक की बातों को सुनकर उसके बाद लिखेगा, उसके लिए आसानी होगी। इसलिए अनुकरण विधि जो है वो इम्पॉर्टेंट विधि है प्रारंभिक स्तर पर लेखन सिखाने की विधियों में। तो पहली अनुकरण विधि, और दूसरी हो जाएगी रेखा अनुसरण विधि। और तीसरी श्रुतलेख विधि। जब बालक सही सुनेगा तभी वो सही लिखेगा। तो प्रारंभिक स्तर पर ये तीन विधियां बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहली होंगी अनुकरण विधि, और दूसरी रेखा अनुसरण विधि, और तीसरी श्रुतलेख विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। तो देखिए, वाक्य के आवश्यक गुण जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इसमें कुछ होगा तो सबसे पहले होगा सार्थकता या पूर्णता। और उसके बाद होगा योग्यता। योग्यता भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है वाक्य में। और फिर पदक्रम, पदक्रम। तो देखिए, कोई भी वाक्य लिखने के लिए उसमें शुद्ध उच्चारण मतलब सार्थकता एवं पूर्णता होनी चाहिए, उसमें अच्छी योग्यताएं होनी चाहिए, और चीज़ें जो लिखी हों वो क्रम में लिखी हों। तो ये सब है वाक्य के आवश्यक गुण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमें किन किन की सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहली होगी उच्चारण की शुद्धता। उच्चारण की शुद्धता। और दूसरी होगी विराम चिन्ह, क्योंकि विराम चिन्ह भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। स्पष्टता। स्वर में रसात्मकता। और ध्वनियों का ज्ञान, क्योंकि जब हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो हम कैसे उच्चारण शुद्ध उच्चारण कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए ध्वनियों का ज्ञान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, तो वर्णों का उच्चारण करते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे उच्चारण की शुद्धता, विराम चिन्ह, स्पष्टता, स्वर में रसात्मकता और ध्वनियों का ज्ञान। ये सब सारी चीज़ें वाक्य का उच्चारण करते समय हमें सावधानियां इन सब चीज़ों की बरतनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में श्रवण कौशल का क्या महत्व है, सो उदाहरण समझाइए। तो देखिए, भाषाई कौशल जो होते हैं वो होते हैं 4: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें श्रवण सुनने का कहा गया है। तो भाषा में सुनने का कौशल जो है उसकी क्या महत्व है, उसका उदाहरण सहित हमको बताना है। तो देखिए, भाषाई कौशलों में श्रवण कौशल एक महत्वपूर्ण कौशल है, जिसमें बच्चों के जन्म से श्रवण कौशल को सीखने का क्रम आरंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत ये क्रियाएं चलती रहती हैं। तो एग्जाम्पल में हम ले लेंगे, जैसे जन्म के समय बजने वाली कासे की थाली, ढोलक, स्त्रियों के गाने।
सुने। तो इन सब चीज़ों से बच्चों के श्रवण कौशल का विकास होता है कि बच्चों का जब जन्म होता है तो उस समय लोग जो है पुरानी परंपराओं के उस पर स्त्रियां जो है वो कांसे की थाली और ढोलक और गाना भी गाती हैं कि बच्चों को सुनाई देता है कि नहीं। तो इसलिए श्रवण कौशल जो है वो भाषाई कौशलों में सबसे महत्वपूर्ण है। और एग्जाम्पल में आप लोग यही लिख देंगे कि जन्म के समय बजने वाली कांसे की थाली, ढोलक और स्त्रियों के गाने आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन में विराम चिन्हों का क्या महत्व है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए लेखन में विराम चिन्ह का क्या महत्व है। तो इसकी परिभाषा जो है कामता प्रसाद गुरु ने कही थी कि शब्दों तथा वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी बात को भिन्न भिन्न भागों में बांटने तथा यथास्थान रुकने के लिए लेखन में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो जैसे हमको अपने कोई भी वाक्य किसी के सामने बोलना है कि जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे कि रोको मत जाने दो, तो रोको के बाद हम कॉमा लगा देंगे, रोको मत जाने दो। और फिर इसी टाइप का हम नीचे भी लिखेंगे कि रोको मत उसके बाद लगाएंगे कॉमा, फिर लिखेंगे जाने दो। तो देखिए पहले था रोको उसके बाद कॉमा, मतलब रोको मत जाने दो। तो ऊपर जो है किसी भी इंसान को रोकने के लिए कहा गया है कि उसको रोको जाने मत दो। लेकिन उसका दूसरा जो हम लगाए थे कि रोको मत के बाद जब लगाए कॉमा, तो उसका मतलब ये हो गया कि उसे मतलब व्यक्ति को हमको रोकना है, जाने नहीं देना है। सॉरी, देखिए रोको मत जाने दो, तो रोको उसे जाने ना दो, पहले वाले का हो गया। और दूसरा रोको मत, मतलब दूसरा जो आदेश दिया गया कि रोको मत, मतलब उसे रोकना नहीं है, अगर वो जा रहा है तो उसे जाने दो, रोको मत। तो ये ध्यान देना, रोको मत जाने दो कॉमा कहाँ लगाकर, और वाक्य जो है चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, भाषा में शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है। आप एक शिक्षक के रूप में शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए कैसी रणनीति अपनाएंगे। तो देखिए शुद्ध उच्चारण कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शुद्ध उच्चारण से ही बच्चे शिक्षक से सीखेंगे। तो देखिए शुद्ध उच्चारण में सबसे पहले हमको उच्चारण की शुद्धता, विराम चिन्हों का प्रयोग ठीक से करना है, स्पष्टता का भी ध्यान देना है, और अपने स्वर में जो है वो रसात्मकता लानी है, और ध्वनियों का ज्ञान भी अच्छे से होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें भाषा में शुद्ध उच्चारण का महत्व ही रखती हैं एक शिक्षक के लिए। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न का 7 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन जिसमें अति लघु का आता है, और 5 क्वेश्चन आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और हिंदी का पेपर होता है 25 नंबर का, जिसमें आप लोगों को पासिंग मार्क्स 12 नंबर लाने हैं। धन्यवाद।